नमस्कार। आज हम एक खास बातचीत करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आय किताब के अध्याय 4 पर। हम्म। हाँ, इसका नाम है एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो अच्छा। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये लोकतंत्र आखिर है क्या, कैसे काम करता है, इसमें हम लोगों की मतलब आम जनता की क्या भूमिका होती है और जो समाज में झगड़े या मतभेद होते हैं उन्हें कैसे सुलझाते हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी ये बराबरी और इंसाफ ये क्यों इतने अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है एक कहानी से। दक्षिण अफ्रीका की एक 11 साल की लड़की है, माया नायडू। हम्म। वो अपनी माँ की मदद कर रही थी कुछ पुराने बक्से साफ करने में और उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है। हम्म। उसमें एक 15 साल के लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। नाम था? हेक्टर पीटरसन। हम्म। तो माया ने पूछा अपनी माँ से कि ये कौन है। तो माँ ने बताया कि उसे पुलिस ने गोली मार दी थी। ओ। हाँ, तो माया चौंक गई। पूछा क्यों, किस लिए? रंग भेद। हाँ, रंग भेद। इसका मतलब था कि सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। बाकायदा कानून था इसके लिए। कानून था? बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में उस समय लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था। श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, फिर भारतीय मूल के लोग और कलर्ड यानी मिश्रित नस्ल के लोग। और कानून ये कहता था कि ये लोग आपस में घुल मिल नहीं सकते। अरे। हाँ, आसपास रह नहीं सकते। यहाँ तक कि जो आम सुविधाएं होती हैं जैसे अस्पताल, बसें, स्कूल, वो भी साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सब अलग अलग था। बाप रे, जरा सोचिए, मतलब अस्पताल अलग, एम्बुलेंस तक अलग। हाँ बिल्कुल, माया की माँ यही बताती हैं उसे। ट्रेनें, बसें, बस स्टॉप भी, सब कुछ बटा हुआ था। गोरे लोगों के लिए अलग, अश्वेत लोगों के लिए अलग। और वोट देने का अधिकार भी नहीं था शायद अश्वेत लोगों को। बिल्कुल नहीं था। वोट का अधिकार नहीं, और रहने के लिए भी उन्हें देश की सबसे खराब, सबसे कम उपजाऊ जमीनें दी जाती थी। मतलब हर तरह से उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। तो ये हेक्टर पीटरसन। हाँ, तो हेक्टर पीटरसन सोवेटो नाम की एक जगह पर रहता था। ये एक टाउनशिप थी, मतलब अश्वेत लोगों की ही बस्ती थी। हुआ ये कि हेक्टर और उसके स्कूल के बाकी छात्र इस बात का विरोध कर रहे थे कि उन्हें स्कूल में अफ्रीकांस भाषा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अफ्रीकांस ये कौन सी भाषा थी? ये वो भाषा थी जो उस वक्त के श्वेत शासक बोलते थे, जबकि हेक्टर और उसके दोस्त अपनी भाषा ज़ुलू सीखना चाहते थे। वो अपनी मातृभाषा पढ़ना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने विरोध किया। हाँ, बच्चे शांति से ही विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बहुत बेरहमी दिखाई। पहले लाठियां चलाईं और फिर भीड़ पर सीधी गोलियां चला दी। बच्चों पर? हाँ, और उसी गोलीबारी में हेक्टर पीटरसन मारा गया। ये बात है 16 जून 1976 की। बहुत दुखद। पर क्या इसके बाद ये संघर्ष रुक गया? नहीं, रुका नहीं, बल्कि शायद और तेज हो गया। एक संगठन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम ANC कहते हैं, और उनके नेता जिनका नाम हम सब जानते हैं, नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। उन्होंने और ANC ने मिलकर कई सालों तक, दशकों तक इस रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। जेल गए, बहुत कुछ सहा। और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। एक ऐसा देश जहां कानून ने कहा कि अब सभी नस्लों के लोग बराबर हैं। अच्छा, 1994 में? हाँ, तो ये जो कहानी है माया और हेक्टर की, ये हमें सिर्फ रंगभेद की भयानक सच्चाई नहीं बताती, बल्कि ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि लोकतंत्र कितना जरूरी है और वो कौन सी मुख्य बातें हैं, कौन से तत्व हैं जो किसी भी लोकतंत्र को बनाते हैं। और अब हम उन्हीं पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो दिमाग में आती है वो है भागीदारी, मतलब लोगों का हिस्सा लेना। हम चुनाव क्यों करवाते हैं, वोट क्यों डालते हैं? सही। पिछले अध्याय में भी हमने यही पढ़ा था कि लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। और लोग राज कैसे करते हैं? चुनावों के जरिए। वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और फिर ये जो चुने हुए नेता होते हैं, ये हमारी तरफ से, मतलब लोगों की तरफ से फैसले लेते हैं, सरकार चलाते हैं। और उम्मीद ये होती है कि हमारी बात सुनेंगे, है ना? हाँ, मतलब उम्मीद तो यही होती है कि वो लोगों की आवाज़, उनकी ज़रूरतें, उनके हितों का ध्यान रखेंगे। जैसे अपने देश में, भारत में, सरकारें आमतौर पर 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। हाँ, 5 साल। फिर चुनाव होते हैं। तो ये जो नियमित चुनाव हैं, ये एक तरह से सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। सरकार को पता होता है कि अगर उसने ठीक काम नहीं किया, लोगों की नहीं सुनी, तो अगले चुनाव में लोग उसे हटा सकते हैं। सही बात है, इससे लोगों को भी अपनी ताकत का एहसास होता है।
बिल्कुल। लेकिन क्या भागीदारी का मतलब सिर्फ यही है कि हर 5 साल में एक बार जाकर बटन दबा दिया या वोट डाल दिया? नहीं नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भागीदारी इससे कहीं ज्यादा है। वोट देना तो एक तरीका है, लेकिन लोग सरकार के काम में दिलचस्पी लेकर भी भाग लेते हैं। कैसे? मतलब सरकार क्या कर रही है, कौन से फैसले ले रही है, इस पर नजर रखना। और अगर लगे कि सरकार कुछ गलत कर रही है या कोई फैसला ठीक नहीं है, तो उसकी आलोचना करना, सवाल उठाना, ये भी भागीदारी है। अच्छा, हाँ, किताब में एक उदाहरण भी था, अगस्त 2005 का। हाँ बिल्कुल। जब सरकार ने शायद बिजली के दाम बढ़ा दिए थे, हाँ, बिजली के दाम। तो लोगों ने क्या किया? वो सड़कों पर उतर आए, रैलियां निकाली, धरने दिए, हस्ताक्षर अभियान चलाए, मतलब अपना विरोध जाहिर किया। और उसका असर हुआ? हाँ, उसका असर हुआ। सरकार को लोगों की सुननी पड़ी, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक सरकार थी, उसे लोगों के प्रति जवाबदेह होना था। जवाबदेह। तो ये सब तरीके हैं, धरने, रैलियां, हड़तालें, सिग्नेचर कैंपेन, जिनसे लोग अपनी राय बताते हैं, सरकार को बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। अखबार, टीवी, मैगजीन, ये भी सरकारी मुद्दों पर बहस करते हैं, जानकारी देते हैं। ये सब मिलकर ही भागीदारी को पूरा करते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि समाज के कुछ खास ग्रुप्स, जैसे शायद अल्पसंख्यक हों या दलित, आदिवासी, महिलाएं, वो अपनी मांगों के लिए अलग से संगठित होते हैं। हाँ बिल्कुल। जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ ठीक से नहीं सुनी जा रही या उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, वो अक्सर अपने संगठन बनाकर, आंदोलन चलाकर सरकार पर दबाव डालते हैं। इन्हें हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये भी लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, बदलाव लाने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। तो कुल मिलाकर एक जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक कितने सजग हैं, कितने एक्टिव हैं। अगर लोग रुचि लेंगे कि देश कैसे चल रहा है, तो भी सरकारें भी ज्यादा जिम्मेदार बनेंगी। ठीक है। तो ये तो हुई भागीदारी की बात। अब दूसरा तत्व आता है संघर्ष का समाधान, मतलब झगड़ों को सुलझाना। हमने माया की कहानी में देखा कि कैसे भेदभाव और टकराव हिंसा तक पहुंच सकता है। हाँ देखिए, झगड़े या मतभेद तो किसी भी समाज में होंगे ही। जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्म के, अलग संस्कृति के, अलग भाषा बोलने वाले, अमीर गरीब, तो उनके बीच कभी ना कभी किसी बात पर असहमति हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। स्वाभाविक है। हाँ स्वाभाविक है। कई बार किसी एक ग्रुप को लग सकता है कि भाई हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा, भेदभाव हो रहा है। अब अगर इन मतभेदों को, इन झगड़ों को टाइम पर शांति से नहीं सुलझाया गया, तो लोग गुस्सा हो सकते हैं, हिंसा पर उतर सकते हैं। हाँ, और फिर डर और तनाव का माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे झगड़ों को सुलझाने में मदद करे, उन्हें बढ़ने से रोके। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किस तरह के झगड़े और सरकार कैसे मदद करती है? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे कभी-कभी धार्मिक जुलूस निकलते हैं या कोई त्योहार होता है, तो दो समुदायों के बीच तनाव हो जाता है। खास करके जुलूस किस रास्ते से जाएगा, इस बात पर। हाँ, ये तो सुनने में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार, खासकर पुलिस, आगे आती है। वो दोनों तरफ के लोगों से बात करती है, मीटिंग करवाती है, कोशिश करती है कि कोई बीच का रास्ता निकले जिससे शांति बनी रहे। अच्छा। एक और उदाहरण है नदियों के पानी का बंटवारा। ये भी बड़ा मुद्दा बन जाता है कई बार। हाँ, जैसे कावेरी वाला विवाद। बिल्कुल। कावेरी नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुत पुराना विवाद है। क्योंकि नदी कई राज्यों से होकर बहती है, तो हर राज्य चाहता है कि उसे ज्यादा पानी मिले। तो यहाँ भी फिर सरकार को या अदालतों को दखल देना पड़ता है, नियम कानून के हिसाब से तय करना पड़ता है कि पानी कैसे बंटेगा। मतलब ये जो हमारे संसाधन हैं, उनका बंटवारा कैसे हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सब झगड़ों को सुलझाने का आधार क्या होता है? मतलब सरकार किस बेसिस पे फैसला करती है? देखिए, लोकतंत्र में सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हर चीज के लिए कानून है, नियम है, और सबसे ऊपर है हमारा संविधान। संविधान? हाँ, संविधान में वो सारे बुनियादी उसूल लिखे हैं जिनका पालन सबको करना है, चाहे वो आम नागरिक हो या खुद सरकार। तो कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मतभेद हो, उसे इन्हीं कानूनों और संविधान के दायरे में रहकर ही सुलझाना होता है। कानून का राज होना चाहिए, यही जरूरी है। सही कहा, कानून का राज। और अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पर, समानता और न्याय। ये शब्द सुनने में जितने अच्छे लगते हैं,
क्या उतने ही आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की जान है ये दोनों शब्द, समानता और न्याय। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, आप इन्हें अलग करके नहीं देख सकते। कैसे? जैसे एक उदाहरण लेते हैं। हमारे समाज में पहले छुआछूत की बहुत बुरी प्रथा थी, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं। हाँ, अनटचेबिलिटी। हाँ, अब कानून ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये गैर कानूनी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे हमारे नेताओं ने बहुत जोर दिया कि ये जो भेदभाव है जन्म के आधार पर, ये खत्म होना ही चाहिए। उन्होंने समझाया कि न्याय तभी मिलेगा जब समाज में सब लोगों को बराबर माना जाएगा, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। तो समानता के बिना न्याय अधूरा है और न्याय के बिना समानता का कोई मतलब नहीं। और सरकार भी तो मानती है ना इस बात को, मतलब वो भी तो कोशिश करती है बराबरी लाने की। हाँ बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है ये देखना कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। और जहां समाज में पहले से असमानता है, वहां सरकार को कुछ खास कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे किताब में लड़कियों का उदाहरण दिया है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि लड़कों को ज्यादा महत्व मिलता है, उनकी पढ़ाई पर, उनकी सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है लड़कियों के मुकाबले। हाँ, ये तो है। अभी तो नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को कम करने के लिए, लड़कियों को बराबरी का मौका देने के लिए सरकार क्या करती है? जैसे सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में लड़कियों की फीस माफ कर दी या कम कर दी। अच्छा, ताकि वो पढ़ सकें। हाँ, ताकि पैसे की कमी के वजह से कोई लड़की पढ़ने से न रह जाए। हाँ। उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये एक तरीका है जिससे सरकार सकारात्मक कदम उठाकर समाज में बराबरी लाने की कोशिश करती है। ये दिलचस्प है कि कैसे ऐसे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ऐसे कई प्रावधान दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, दूसरे पिछड़े समूहों के लिए भी किए जाते हैं। मकसद यही है समानता को बढ़ावा देना और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना। तो अगर हम इन तीनों बातों को एक साथ देखें, लोगों की भागीदारी, झगड़ों का शांति से हल और सबके लिए बराबरी और इंसाफ, तो यही मिलकर एक अच्छे लोकतंत्र का आधार बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो खंभे हैं जिन पर लोकतंत्र टिका होता है। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि ये जो समानता है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसमान से टपक पड़ेगी। मतलब इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, हमें, आपको, समाज को, सबको। ये एक ऐसा आदर्श है जिसे पाने के लिए लोगों को संघर्ष भी करना पड़ता है और सरकार को भी सही नीतियां बनानी पड़ती हैं, कदम उठाने पड़ते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही है। ये अपने आप नहीं हो जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमने कक्षा 6 की किताब के अध्याय 4 के जरिए लोकतंत्र के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश की। भागीदारी, संघर्ष, समाधान और समानता व न्याय। दक्षिण अफ्रीका की कहानी से लेकर भारत के उदाहरणों तक हमने देखा कि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सतत कोशिश है, एक यात्रा है। हाँ, और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए। हमारा संविधान तो बहुत ऊंचे आदर्शों की बात करता है, समानता की, न्याय की, लेकिन हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि समाज में आज भी बहुत असमानता है, बहुत नाइंसाफी है। हाँ, ये तो सच है। तो सवाल ये है कि इन आदर्शों को जो किताबों में लिखे हैं, उन्हें असली जिंदगी में उतारने के लिए हमें और क्या करना होगा? एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है और सरकार को और क्या कदम उठाने होंगे? क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब नागरिक भी जागरूक हो और सरकार भी जवाबदेह हो। दोनों का साथ चलना जरूरी है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।